मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर है। यमन से लगातार हो रहे हमलों और मिसाइल अटैकों ने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। लगातार इजराइल पर हो रहे इन हमलों की वजह से राजधानी से लेकर गांवों तक दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हाँ, शाम ढलते ढलते इजराइल के आसमान में फिर से आग दिखी। धमाकों की आवाजों ने तेल अवीव, यरूशलेम और वेस्ट बैंक को दहला दिया। रेड अलर्ट जारी हुआ, लोग घरों से निकलकर बंकरों की ओर भागने लगे। यमन से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन अटैक ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि इजराइल अब चौतरफा निशाने पर आ गया है। आईडीएफ की मिसाइल रोधी प्रणाली यानी कि आयरन डोम ने कई हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ धमाके राजधानी के पास सुने गए। सुरक्षा कारणों से बेर गुरियन एयरपोर्ट पर उड़ानों को तुरंत रोक दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जब आसमान से हमले रुके तो जमीन पर मौत आई। खबर है कि वेस्ट बैंक के जीत जंक्शन पर एक फिलिस्तीनी हमलावर ने अपनी कार से इजरायली सैनिकों पर हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 20 साल के इजरायली सैनिक इनबार अब्राहम काफ की मौत हो गई। हालांकि जवाबी फायरिंग में हमला बर को भी ढेर कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे वेस्ट बैंक में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। नाब्लूस, कलकिलिया और कई गांवों को सील कर दिया गया है। घर घर तलाशी की जा रही है ताकि किसी भी संभावित हमलावर को पकड़ा जा सके। इस घटनाक्रम पर हमास का भी बयान सामने आया। उसका कहना है कि हमले की जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली, लेकिन हमास ने इसे प्राकृतिक प्रतिक्रिया बताया। हालांकि आधिकारिक रूप से संगठन ने शामिल होने से इनकार कर दिया। एक तरफ गाजा, दूसरी ओर यमन, उत्तर से हिजबुल्ला और अब वेस्ट बैंक से हमले। इजराइल अब चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है और खतरा सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं रहा। इजराइल के लिए ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। यमन से मिसाइल, वेस्ट बैंक से गोलियां और हर दिशा से बढ़ता दबाव। सवाल यही है कि टकराव अब किस हद तक जाएगा। क्या क्षेत्रीय युद्ध की जमीन तैयार हो चुकी है, यही देखना अब बाकी है। इजराइल पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं वो बड़े खतरे की घंटी भी है। इजराइल पर चौतरफे हमले हो रहे हैं जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। हालांकि इजराइल इन हमलों को छिपाने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें अब सामने आ रही हैं उन्होंने इजराइल की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि इजराइल पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे इजराइल को काफी धक्का, झटका और नुकसान भी हुआ है। इजराइल और हमास के बीच भयंकर जंग चल रही है। इस जंग का सीधा सीधा असर गाजा की जनता पर पड़ रहा है। इजराइल हमास का खात्मा और अपने बंधकों की रिहाई के नाम पर गाजा में नरसंहार कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। इसी बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, हमास ने इजराइल से युद्ध रोकने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमास ने अचानक से युद्ध रोकने की अपील क्यों की है। तो इसके पीछे वही बंधक हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन अब उन्हीं बंधकों की जान खतरे में है। जानकारी के मुताबिक हमास की आर्म्स विंग ने रविवार को इजरायली सेना से अपील की है कि वो अस्थायी तौर पर हवाई हमले रोक दे और गाजा सिटी के एक हिस्से से पीछे हट जाए। खबर है कि हमास ने 2 इजरायली बंधकों से संपर्क खो दिया है और उनकी जान को अब खतरा है। इसी बात का डर वॉर एक्सपर्ट्स को सताने लगा है। लगातार इजरायली जनता और पूर्व सेना अधिकारी कह रहे थे कि इजराइल के इतने गंभीर हमलों में हो सकता है कि बंधकों की जान चली जाए, लेकिन नेतन्याहू ने किसी की बात नहीं मानी और जंग लगातार जारी रही, जिसके चलते आज बंधकों की जान खतरे में पड़ गई है। इज्जतीन अल कसम ब्रिगेड ने एक बयान जारी कहा है जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों कैदियों की जिंदगी पर सच में खतरा है। सेना को तुरंत स्ट्रीट नंबर 8 के दक्षिण से पीछे हटना होगा और हवाई कार्रवाई को रोकना होगा ताकि बंधकों को बचाने की कोशिश की जा सके। इससे पहले हमास ने कहा था कि पिछले 48 घंटों में इजरायली सेना की बढ़ती हवाई और जमीनी कार्रवाई की वजह से दक्षिण गाजा सिटी के 2 इलाकों में उनके संपर्क टूट गए हैं।
गाजा सिटी पर हमले शुरू करने के बाद से ही इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश देती रही है। इसी बीच रविवार को हमास की कंट्रोल में काम कर रही गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा कि इजरायली हमलों में 38 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 14 की मौत गाजा सिटी में हुई है। आपको बता दें, इजराइल के जरिए किए गए हमलों में अब तक गाजा में 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को रोकने का बीड़ा उठाया और 31 पॉइंट्स का एक प्लान भी पेश किया, जिसमें साफ साफ तौर पर कहा गया कि हमास को डिसआर्म करने की बात है और गाजा को फिर से बनाने को कहा गया। हालांकि अभी इस पर इजराइल और हमास दोनों सहमत हो पाएंगे या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से हमास ने युद्ध रोकने की मांग की है, ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल इस बात को मानेगा या फिर नहीं, क्योंकि उसके बंधकों की अब जान खतरे में है। अगर ये बात इजराइल ने नहीं मानी तो फिर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में आंदोलन खड़ा भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक ने मिडिल ईस्ट में शांति प्रक्रिया को नई दिशा देने का संकेत दिया। बैठक के ठीक बाद यूएई राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश ने एक्स पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कब्जे की फाइल को बंद करने की यूएई की निर्णायक स्थिति का ऐलान किया, यानी इजराइल अब फिलिस्तीन की धरती पर कब्जा नहीं करेगा। जी हाँ, ये बयान न केवल अब्राहम समझौते को बचाने का प्रयास है, बल्कि गाजा में लगभग 2 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने और पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजनाओं को रोकने के लिए वैश्विक दबाव का प्रतीक बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। ये बैठक न्यूयॉर्क में यूएनजीए के साइडलाइंस पर हुई, जहां यूएई पक्ष से शेख अब्दुल्ला बिन जायद, यूएई की राज्य मंत्री लाना जकी नुसैबह और इजराइल में यूएई के राजदूत मोहम्मद महमूद अल खजा उपस्थित थे। इजराइल की ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाग लिया। यूएई के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार चर्चा का केंद्र गाजा में खूनी संघर्ष को तत्काल समाप्त करने, स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने और बिना रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने पर रहा। शेख अब्दुल्ला ने जोर दिया कि सभी बंधकों और कैदियों की रिहाई के साथ ही वैश्विक उग्रवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्यवाही आवश्यक है।